नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और आज जो है सफलतापूर्वक हम लोग एपिसोड 100 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि सेंचुरी हो चुका है और इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है। ये प्रोग्राम जिस तरह से आपने एंजॉय किया है, जिस तरह से आपने इसको सराहा है, ये पूरे तरह से इसका क्रेडिट आप ही को जा रहा है। इसको हम लोग प्रीलिम्स तक कंटिन्यू रखने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो हम प्रत्येक दिन किया करते हैं, 5 टॉपिक 5 प्रश्न लेकर के आते हैं। तो पहला टॉपिक आज का क्या है, जरा इसको देखते हैं, एक एक करके चीजें देखते हैं। यहाँ से यह भी समझने की कोशिश करेंगे, वैसे तो हम लोग पहले से भी कर रहे हैं, कि अप्रोच क्या है। चूंकि आपका प्रीलिम्स अब बहुत नजदीक है, तो यहाँ से सिर्फ प्रश्न का जवाब नहीं, बल्कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे, वो कयामत का दिन, डी डे, तब आप प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करेंगे यह भी समझना है। अब देखिए, सबसे पहले जो हम पहले भी करते रहे कि सबसे पहले हम पूरे प्रश्न को सही से समझें कि क्या है। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर हमें विचार करना है, पहली चीज है ये। इसके बाद हमें सीधे यह देखना है, अभी स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, पहले ये देखना है कि पूछा क्या गया है, पूछल्ले शब्द सही है, और फिर यहाँ कमांड देखना है कि क्या कह रहा है, कौन सा कथन कह रहा है, कितने कथन कह रहा है, इसको अच्छे से समझना है। इसमें दिया है कितने कथन, जो नए तरह का, जो अब पिछले 2-3 वर्षों से विकल्प बनाया जा रहा है, ये है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, यूपीएससी इसमें बदलाव करता है। आगे अब ये 4 स्टेटमेंट है, इसको समझना है। 4 स्टेटमेंट में हमारा अप्रोच ये रहना चाहिए कि हम कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे। प्रत्येक स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कीवर्ड होगा, कुछ ना कुछ फैक्ट होगा, एक एक शब्द को सही से समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहा गया है, यह एक लाइटर देन एयर वाहन है, लाइटर देन एयर, है ना। तो पहली चीज ये हमारे पास है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर में संचालित करने के लिए निर्मित किया जाता है। तो हमारे पास एक फैक्ट यहां ये आया और दूसरा ये आ गया। इसका उपयोग, इसके यूजेज क्या है, इसको लेकर के कहा गया है कि रक्षा में, निगरानी में, पृथ्वी के अवलोकन जैसे कार्य में किया जाता है। क्या इसका यूज ये है, देखेंगे आगे। एयरशिप एक बार उपयोग के बाद क्या ये नष्ट हो जाता है, यानी कि एक बार आप यूज करते हैं उसके बाद दोबारा ये इस्तेमाल में नहीं आएगा। और तीसरा, यहां पर चौथे कथन में कहा गया है 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह उड़ान भर सकता है। ये 4 स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले इसके विषय में एक बात समझ लीजिए कि स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म जो होता है, यह अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला लाइटर देन एयर, जिसको LTA भी लिखा जाता है, लाइटर देन एयर, यही आपसे कहा गया है। लाइटर देन एयर एक वाहन है, यानी कि यह जो है स्टेटमेंट दोनों सही हो गया, दोनों फैक्ट सही हुआ। अब इसका है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, यूजेस क्या है। तो विभिन्न रक्षा, इंटेलिजेंस व निगरानी मिशनों में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी अवलोकन जैसे कार्य भी किए जाते हैं, यानी कि यह स्टेटमेंट भी जो है सही है। तीसरा है, यह एयरशिप एक बार उपयोग के बाद क्या नष्ट हो जाता है। देखिए, इसको क्या डिजाइन जो किया गया है इस एयरशिप को, वह पुनः उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि जाहिर सी बात है एक बार यूज करने के बाद जो है यह नष्ट नहीं होगा, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वह गलत हो गया। आगे देखते हैं कि यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। देखिए, इसे विशेष रूप से पृथ्वी की सतह से 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई का जो वातावरण होता है उस पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि 30 किलोमीटर की जो ऊंचाई है इसके पहुंच से बाहर होगा। तो यह भी गलत हो गया। तो यहां पर देखेंगे तो 2 स्टेटमेंट गलत हुआ है, 2 सही हुआ है। पूछा क्या गया था, कितने कथन सही हैं, 2 ही कथन सही हैं, तो हम बी विकल्प के साथ चलेंगे, केवल 2 जो है सही होगा। मामला समझ में आ रहा है। चलिए अब दूसरे पर चले। दूसरा क्या कहा गया है, डिपो दर्पण पोर्टल, ठीक है। पूछा गया इसका उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से क्या है, 4 यहां पर विकल्प दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले डिपो दर्पण पोर्टल के विषय में ही समझ लेते हैं। देखिए, यह पोर्टल जो है भारतीय खाद्य निगम, यानी कि FCI, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा लॉन्च किया गया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य क्या रखा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS की बात की गई है, आपने पढ़ा होगा ये सब, है ना। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जिस तरह से कई बार धांधली के आरोप लगते रहते हैं, उन सबको दुरुस्त करने के लिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। तो एक बात तो हमें समझ में आ गया, यानी कि सार्वजनिक
वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना इसका लक्ष्य है। तो सही जवाब यह हो जाएगा। और यह पोर्टल जो है एफसीआई के गोदामों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, माल के आगमन और निगमन की व्यवस्था करेगा, स्टॉक की क्या स्थिति है, सिचुएशन वह बताएगा, लॉजिस्टिक विवरण को ट्रैक करने में भी सहायक होगा। ये सारा काम जो है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा। तो यह ए विकल्प के साथ इसमें हम लोग चलेंगे। आगे बढ़ जाए, तीसरे पर चलें। तीसरा क्या है, आईएनएस किल्टन। आईएनएस किल्टन इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दीजिए। आईएनएस किल्टन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और कहा गया है कि आप विचार कीजिए, और पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कीवर्ड निकालते हैं। यह एक अत्याधुनिक एंटी सबमरीन युद्धपोत है, ठीक है, एंटी सबमरीन, ध्यान रखिएगा। इसे प्रोजेक्ट 28 के तहत भारत में क्या स्वदेशी रूप से डिजाइन व निर्मित किया गया है, भारत में ही, ध्यान रखना है। यह अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर एवं टॉर्पीडो ट्यूब से लैस है। तो ये 3 चीजें बताया गया है आईएनएस किल्टन के विषय में। देखिए, आईएनएस किल्टन जो है विशेष रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। दूसरी बात देखेंगे, यह एक जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि जीआरएससी कोलकाता द्वारा निर्मित है। प्रोजेक्ट 28 यानी कि यहां जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट 28, अगर आपको विकल्प में P28 दिखे तो एक ही बात है, इसको P28 से भी डिनोट करते हैं। इसी के तहत इसे बनाया गया है, जो भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से एंटी सबमरीन युद्धपोतों के निर्माण की परियोजना है, जो कि यहां पर आपको कहा भी गया है कि भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। तो यह जो है वह सही हो जाएगा। दूसरा, आईएनएस किल्टन को समझ लीजिए कि उन्नत हथियार प्रणालियों से इसे लैस किया गया है, जिसमें टॉर्पीडो लॉन्चिंग सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक सोनार प्रणाली भी इसमें शामिल है। तो यह भी सही हो जाएगा। और सबमरीन जो एंटी सबमरीन युद्धपोत है यह भी सही होगा। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट जो है इसमें सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, डी में देखेंगे 1, 2 और 3, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो डी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, चौथे पर चले। राष्ट्रीय आईटीआई उन्नयन, आईटीआई जानते हैं ना, आईटीआई एवं कौशल विकास योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करना है। पूछा गया है कौन सा सही है, ये आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट है। इसका उद्देश्य को लेकर के आईटीआई को सरकारी स्वामित्व और उद्योग प्रबंधित संस्थान के रूप में स्थापित करना, पहला ये। दूसरा, योजना के लिए पूरा वित्त पोषण जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तीसरा, इसके तहत 1000 सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल के तहत उन्नत किया जाएगा। ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तीनों का एक एक चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर जो कहा गया है राष्ट्रीय आईटीआई उन्नयन एवं कौशल विकास योजना, ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसको 3 स्टार लगाइए, थोड़ा सा इस पर नजर रखिएगा। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, यह योजना जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उद्योग साझेदारी मॉडल के अंतर्गत सरकारी स्वामित्व और उद्योग प्रबंधन के तहत संचालित करने की एक परिकल्पना है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि इंडस्ट्री में मांग क्या है, यानी कि आज अगर जॉब करने जाते हैं लोग तो इंडस्ट्री में क्या मांग है, क्या डिमांड क्या है, क्या स्किल चाहिए उनके पास, क्या मैनेजमेंट की क्या गुण चाहिए, ये सारी चीजें। तो इंडस्ट्री के डिमांड को देखना और उस डिमांड के अनुकूल ही आईटीआई में क्या करना, स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण उनको देना। तो एक योजना ये है, इस योजना का एक बड़ा हिस्सा है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से वित्त पोषण को लेकर के बातें की जाती है। तो आप देखेंगे वित्त पोषण की जब बातें यहां पर होगा तो इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही योगदान देते हुए नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के जो यहां पर है कि पूरा वित्त पोषण क्या केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, नहीं, पूरा वित्त पोषण केंद्र द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है। तो यह जो है वह पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत। तीसरा क्या है, 1000 सरकारी आईटीआई, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय आईटीआई उन्नयन योजना के जो तैयार किया गया उसके हब एंड स्पोक मॉडल के तहत कहा गया है कि पहले 1000 सरकारी आईटीआई को हब के रूप में उन्नत किया जाएगा। यानी कि तीसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। तो पहला और तीसरा सही हो गया और दूसरा गलत हो गया। तो कौन सा कथन सही है, 1 और 3? 1 और 3 सी में है, ठीक है, 1 और 3। तो सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। बस ये देखना है कि वित्त की व्यवस्था केवल केंद्र सरकार नहीं
संबंधित राज्य सरकार के द्वारा भी किया जाएगा। ये पांचवा प्रश्न जो है वह महत्वपूर्ण है प्रादेशिक सेना के विषय में, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बना और उसमें इसको लेकर के प्रादेशिक सेना का चर्चा आया, तो वहां से यह प्रश्न आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है कथन कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट है। देखिए, इसका गठन प्रादेशिक सेना अधिनियम के अंतर्गत अगस्त 1948 में हुआ था, पहली बात ये। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में प्रादेशिक सेना केवल, ध्यान दीजिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो शब्द ऐसा हो जो स्टेटमेंट पे ज्यादा जोर देता हो उसको पकड़ना है। भाषा को अगर आप पकड़ना सीख गए प्रीलिम्स के प्रश्न में तो आपका काम बन जाएगा, है ना, आधा काम वही हो जाएगा। तो ये केवल को पकड़ के बैठना है। प्रादेशिक सेना जो है केवल गैर विभागीय इकाइयों से बनी हुई है। आगे चलते हैं। प्रादेशिक सेना को नियमित सेना के अनुपूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुपूरक, अनुपूरक का कहने का मतलब क्या है? नियमित सेना जो है इसको सपोर्ट करने के लिए, जब भी जरूरत हो तो इसको सपोर्ट करने के लिए अनुपूरक का मतलब यहां हुआ ये चीजें। अब 3 स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले प्रादेशिक सेना के विषय में समझ लीजिए। देखिए, प्रादेशिक सेना का जो गठन हुआ वह 1948 में हुआ था। टेरिटोरियल आर्मी एक्ट लाया गया था 1948 में, उसके तहत किया गया था। यह एक वैधानिक बल है, सबसे पहली बात यह समझना है, वैधानिक बल। और इसका उद्देश्य क्या होगा? नागरिकों को अंशकालिक सैन्य सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा करना। प्रादेशिक सेना में गैर विभागीय यानी कि नॉन डिपार्टमेंटल इकाइयों के साथ साथ विभागीय इकाइयां भी होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो था 1948 सही है, लेकिन ये जो कहा गया केवल गैर विभागीय इकाइयां, यानी कि क्या ओनली नॉन डिपार्टमेंटल यहां पर यूनिट्स हैं? तो जवाब होगा कि नहीं, यहां पर नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स तो हैं, लेकिन इसके अलावा जो है विभागीय इकाइयां भी हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट केवल शब्द लगने की वजह से गलत हो गया। अब यहां अनुपूरक को लेकर के बात किया गया है। देखिए, यहां पर अनुपूरक की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना का एक उद्देश्य ही है कि रेगुलर आर्मी जो है उसकी सहायता करना। अब ये सहायता कब हो सकता है? जैसे अभी भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन आया तो युद्ध काल का समय हुआ, तो युद्ध काल में, आपदा के समय में, कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति जब हो जाए वहां पर भी, तो इस समय में प्रादेशिक सेनाएं जो है उसकी सेवाएं ली जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के यानी कि ये तो सही है, लेकिन यहां पर जो गैर विभागीय इकाई है, जरा इसको और समझ लीजिए, हो सकता है कि स्टेटमेंट बना दे। अब 2 चीजें हैं, एक यहां पर आपने देखा गैर विभागीय इकाई, दूसरा मैंने कहा कि विभागीय इकाइयां। तो गैर विभागीय इकाइयां जो होता है इसमें इन्फेंट्री बटालियन शामिल होते हैं, जिसमें आम नागरिक जैसे कि डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, इंजीनियर्स, ये सेवा देते हैं। और जो विभागीय इकाइयां हो गया उसमें रेलवे, जैसे कि तेल क्षेत्र हो गया, जो और पीएसयू जो होता है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई होता है, वो सब सेवा देते हैं, जैसे कि इंडियन रेलवेज, ओएनजीसी रख लीजिए, आईओसी रख लीजिए, ये सब। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सही है, दूसरा जो है गलत है। कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही है, बी विकल्प में है 1 और 3, तो हम बी के साथ चलेंगे। मामला समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है। अब ये प्रश्न जो है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका जवाब जो है आपको देना है। भारत का संघीय न्यायालय, है ना, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय मतलब कहा गया कि भारत का एक संघीय न्यायालय होगा, जिसको हम कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी चर्चा की गई है। तो वो किस वर्ष में स्थापित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रत्येक दिन की भांति देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था, उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, अगर प्रश्न आ जाए तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।